हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एमपीपीएससी, व्यापम्स के और अन्य सभी कैटेगरी के। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें कि आप एग्जाम्स के सभी फॉर्मेट की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। उसमें आप मेरा कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ द एडमिशन फीस। कोड है हरदयाल कुशवाहा, जिसको कि लगाकर आप प्लस के यूजर्स बनेंगे और 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अनअकैडमी पर अभी जंबो ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का फ्री, यानी कि टोटल 28 मंथ का, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री, यानी कि 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और वही फीस आपको देनी पड़ेगी। साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आप हरदयाल कुशवाहा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पर फ्री में लिमिटेड कंटेंट मिलता है, वहीं प्लस में आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी, और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, आपको फेवरेट टीचर के थ्रू आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर। डिफरेंट बैच कोर्स डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। पोल्स, कमेंट्स, क्विज में आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का, जो कि सिंगल कैटेगरी में आपको पढ़ाते हैं, और साथ में वीडियो को यहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं आप, और पीडीएफ भी यहाँ पर कोर्स कंटेंट की आपको प्रोवाइड की जाती है। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के फ्री मॉक टेस्ट पर हर संडे कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे मिलता है, जिसमें कि हैवी डिस्काउंट के साथ में आप 1 साल उसके अधिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, और प्लस की यूजर्स बनकर आप यहाँ पर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि एनालिसिस सेशन के साथ में आपको हर संडे दी जाती है फ्री में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी जीके ब्रह्मास्त्र की फ्री क्लासेस, जिसमें कि रिवीजन टेस्ट आपको मिल रहा है हर सैटरडे को, ये मिलता है आपको, जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके का पूरा रिवीजन फ्री क्लासेस में किया जाता है। अनअकैडमी पर डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है, जो मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती है, जिसमें कि 20 करंट अफेयर्स 20 मिनट्स में हर रात 8 बजे आपको मिलते हैं। गुरु मार्गदर्शन में डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है यहाँ पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की सी सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको हर संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है यहाँ पर आपको, जिसमें कि आप फ्री में पूरे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर पाते हैं। 15 तारीख को यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाएंगे, और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट, और साथ में मेरा कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा, और प्लस की यूजर्स बनकर आप यहाँ पे सभी बैचेस को और सभी कोर्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। प्लस में जितने भी बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं, उनका भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा जब आप प्लस की यूजर्स बनेंगे। सितंबर में जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले समय में होंगे, उन सभी का भी आपको एक्सेस यहाँ पर प्लस की यूजर्स बनने पर मिलेगा। अनअकैडमी पर डिफरेंट वेरिएशन का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। तो इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्लस की यूजर्स बने, और यहाँ पर मेरा कोड लगाएं हरदयाल कुशवाहा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर नया फीचर लाइव क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। वर्चुअल्स नाम की ये मैगजीन है, जिसमें कि आपको फोर्टनाइट करंट अफेयर्स कंप्लीट कराए जाते हैं लास्ट 15 डेज के, जो कि प्लस के यूजर्स के लिए ही यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे, यानी कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है ये। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज के माध्यम से पोल्स में आंसर देके आप अपने एग्जाम्स का लेवल चेक कर सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट सभी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर कवर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स क्रैक इट। और उसमें मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिए आप प्लस की यूजर्स में, जो कि हरदयाल कुशवाहा है, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा प्लस की यूजर्स में, और आप प्लस की यूजर बनकर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। तो मैंने चारों बता दिए। संसद का चुनाव की जिम्मेदारी इसके पास होती है, विधानमंडल की जिम्मेदारी इसके पास होती है, राष्ट्रपति का चुनाव ये करवाता है भारत निर्वाचन आयोग, और
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके बाद में इसका गठन, इसके गठन के इतिहास के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी स्थापना हुई, स्थापना के बाद में इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1950 में। ध्यान रखिएगा 1950 जिस तरीके से डेट हुई है 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। लेकिन अगर इसके पिछले भाग को पहचाने, इतिहास के बारे में समझें, तो इतिहास में 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1989 तक, ध्यान दीजिएगा 1950 से लेकर 1989 यानी कि 1950 से लेकर 1989 के बीच में भारत निर्वाचन आयोग कैसा था? एक सदस्यीय था। कैसा था ये? इसमें सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही अकेला होता था। इसमें 1950 से लेकर 1989 के बीच में भारत निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग होता था, जिसमें कि सिर्फ एक ही सदस्य होता था जो कि सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही कहलाता था। फिर उसके बाद में जब 89 के बाद में इसमें अमेंडमेंट लाया गया, इसमें अमेंडमेंट लाया गया क्योंकि इतने बड़े भारत की, पूरे भारत की चुनाव प्रणाली को संभालने के लिए उसको वो अकेला नहीं कर पाता था, तो उसके ऊपर अधिक भार था। बर्डन ज्यादा होने के कारण राष्ट्रपति ने इस आयोग में अमेंडमेंट करवाया और राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयोग का भार कम करने के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, अन्य दो निर्वाचन आयोग की यहाँ पर प्रोविजन रखा गया। तो यहाँ पर उसके बाद में 89 के बाद में 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 को यहाँ पर दो अन्य निर्वाचन आयोग का प्रोविजन रखा गया। यानी कि 1950 से लेकर 1989 तक सिर्फ एक था यहाँ पर निर्वाचन आयोग। उसके बाद में 89 के बाद में यहाँ पर दो निर्वाचन आयोग नियुक्त किए गए, ठीक है। लेकिन ये समय भी ज्यादा नहीं चल पाया। एक प्रकार से ये मान के चलिए कि इसकी टेस्टिंग की गई थी और ये 93 तक चल पाया। कब तक? ये कब किया गया था? सॉरी, ये किया गया था 89 में दो निर्वाचन आयोग का यहाँ पर प्रोविजन नियुक्त किए गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, एक में मतलब कि 90 तक, 89 से लेके 90 के बीच तक ही ये आगे प्रोविजन चल पाया। 90 तक ये दो आयोग का और प्रोविजन रखा गया, दो आयोग बढ़ा दिए गए, लेकिन उसके बाद में फिर पुनः इसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 89 से लेकर 90 तक दो आयुक्त रखे गए, दो के बाद में फिर से पुनः ये वाला जो अमेंडमेंट था इसको खत्म करके एक ही आयुक्त का प्रोविजन रखा गया, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम इसकी जो भारत निर्वाचन आयोग के लिए जो सिंगल आयोग की प्रोविजन थी उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। बर्डन ज्यादा था, इलेक्शन ढंग से हो नहीं पा रहे थे, सारी विधि जो कार्य प्रणाली थी वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही थी। तो दोबारा से फिर प्रोविजन लेके आया गया। दोबारा जो प्रोविजन लाया था वो लाया थी कब? फिर 1993 को, 1993, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूं आपको। 1993 में फिर से इसमें प्रोविजन लाया गया और 1993 में फिर से दो निर्वाचन आयुक्त फिर से लेके आए गए। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ में दो उनके असिस्टेंट, ठीक है ना, सहायक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति फिर से की गई। तब से लेकर अब तक, ठीक है ना, 93 में इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया और 93 के बाद में अब तक यहाँ पर टोटल जो संख्या है वो नहीं किया गया, ठीक है। यहां तक जो मैंने समझाया समझ में आ गया अंकेश? ये पॉइंट जो मैंने समझाया क्लियर हो गया? क्योंकि ये बेसिक है, इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बेस सही होगा तो अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इसमें बात आती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है और दो अन्य इसमें
सहायक उनके हेल्पर, उनके हेल्प होते हैं, सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन इनकी जो पावर के बारे में, इनके अधिकार के बारे में अगर देखा जाए तो इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही अधिकार अन्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं इनके दो, उनको भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उतना ही पावर अन्य निर्वाचन अधिकारी को भी प्राप्त होते हैं, यानी कि वो इनके मददगार तो होते हैं लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जो पावर होते हैं वही इनके पास होते हैं। यानी कि सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ जो अन्य सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास में भी जो अधिकार होंगे वो समान रूप से एक समान होंगे सब पर। ठीक है ना, तीनों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर पावर इक्वल रहे, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य हो। ठीक है ना, पावर के मामले में यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि एक दूसरे की सलाह मशवरा करने के बाद में ही ये फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर कोई एक फाइनल डिसीजन दे दे तो बाकी के इन दोनों को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों की सलाह मानना जरूरी है, तीनों की सलाह के बाद में ही कोई कंक्लूजन पे यहाँ पर पहुंचा जाता है। ठीक है, चाहे किसी भी बेसिस पे हो। ठीक है, चुनाव के संबंधित कोई भी डिसीजन लेते हैं तो तीनों मिलकर ही यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम कहां पर, उद्देश्य हो गया, सदस्य भी कर लिया अपन। अब आते हैं अपन डिटेल में नियुक्ति के बारे में। ठीक है ना, संविधान के, जैसे कि मैंने बताया, संविधान के आर्टिकल 324 के तहत नियुक्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो पहले नियुक्ति के बारे में जानकारी तो शुरू में क्या बताया मैंने, राष्ट्रपति, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसके बारे में प्रोविजन जो दिया गया है आर्टिकल 324 के तहत है, और 324 के भाग 2 में, इसमें आर्टिकल 324 का जो भाग 2 है इसमें भाग 2 के अंतर्गत, भाग 2 के अंतर्गत इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में संसद के द्वारा बनाई गई विधि एवं उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, क्या आर्टिकल 324 के भाग 2 के अंतर्गत, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में संसद के द्वारा, ठीक है ना, विधि और उपबंधों के साथ में उनको ध्यान में रखते हुए जो विधि बनाई गई उस विधि में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बस ये याद रखना है, आर्टिकल 324 का भाग 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब क्या हो गया, इनकी नियुक्ति तो हो गई। अब जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो जाता है तो अब क्या होता है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो केंद्र को संभालता है, क्योंकि ये केंद्र में रहता है और केंद्र से पूरा सेंट्रलाइज करता है, फिर वहां से आगे अलग अलग स्टेट में यहाँ पर व्यवस्था करनी होती है। तो संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि क्षेत्र क्या, अलग अलग स्टेट में आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो कि पूरे का पूरे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा कि फला व्यक्ति को इस क्षेत्र का, ठीक है ना, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए। तो क्या होता है इसमें, संविधान में ये भी प्रोविजन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्षेत्र के निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करने का प्रावधान। ठीक है, याद हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सामान्य निर्वाचनों के पूर्व, ठीक है ना, सामान्य निर्वाचन से पूर्व राष्ट्रपति, जब सामान्य निर्वाचन होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श करके, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद में, ठीक है ना, जो सामान्य निर्वाचन होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसमें राष्ट्रपति के साथ में सलाह मशवरा करता है। सलाह मशवरा करने के बाद में ही क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के साथ में सलाह मशवरा करने के बाद ही क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति
करता है। ठीक है अंकेश, क्लियर हो गया? जो कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें निर्वाचन आयोग का वो क्या करते हैं, उनके कार्यों में सहायता करते हैं, उनके कार्यों में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी टीम होगी उतने ही ज्यादा भारत निर्वाचन आयोग का, ठीक है ना, किसी भी चुनाव को करवाने में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और कार्य उनका आसान होगा। इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनके साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति की सहायता से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नियुक्ति का, नियुक्ति के बारे में योग्यता, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के बारे में, योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इनकी योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयोग या अन्य निर्वाचन आयोग की योग्यता क्या होनी चाहिए तब जाके वो भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त बनने के लायक हैं। ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से, किसके, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री अपनी एडवाइस देता है कि फला व्यक्ति को आप निर्वाचन आयुक्त बना सकते हैं, तब जाके राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। फिर अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो होती है किसके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि इसमें अब प्रधानमंत्री का रोल खत्म हो गया, अब प्रधानमंत्री की जगह कौन, क्योंकि क्षेत्र की बात में आ गई, अलग अलग फील्ड में पहुंच गए, तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो गई। अब उसका काम है कि वो क्षेत्र में अलग अलग निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करे, तो उसमें राष्ट्रपति से परामर्श लेता है वो, और उसके बाद क्षेत्र में अलग अलग निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अंकेश, ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब हम चलते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है, ये मैंने नियुक्ति के बारे में आपको क्लियर कर दिया, नियुक्ति के बारे में पूरा आर्टिकल 324 भाग 2 में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं इसका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इसका कार्यकाल। कार्यकाल जो कि मैंने आपको बताया था